वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में आपके लिए नई श्रृंखला शुरू किए हैं, जिसमें हम इस बार से शुरू किए हैं आपका हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री में हम सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले ज़्यादा कोई कुछ पूछा नहीं जाता है, इस वजह से हमने मौर्य वंश से शुरू किया है। यानी मौर्य वंश से हम आपके लिए हिस्ट्री का पार्ट शुरू कर रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब ऐसे करते करते हम आपको हर पार्ट से, यानी हर डायनेस्टी से, हर कह सकते हैं वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सबका हम एक आपको प्रैक्टिस कराएंगे। कुछ 30 या 40 क्वेश्चन के हम प्रैक्टिस आपको कराते जाएंगे और ये आपका इस तरीके से आपका हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी डायनेस्टी से, जैसे हम एज लाइक हम मौर्य डायनेस्टी आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करेंट अफेयर हैं, जो मोस्ट इसके क्वेश्चन हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और इसमें जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वही सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, और मौर्य डायनेस्टी को ही आज हम प्रेफर करेंगे, जिसमें उसके ही बारे में केवल जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस हिस्ट्री के फर्स्ट पोर्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हमने मौर्य डायनेस्टी के क्वेश्चन को डिस्कस किया है इसमें, और मोस्ट 30 क्वेश्चन हैं इसमें। ये मौर्य डायनेस्टी से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो हो पेट हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे इवन की पीसीएस लेवल तक के भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका पुत्र बिंदुसार हुआ, बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। तो ये बिंबसार की बात है, तो बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक है। हर्यक वंश जो इसके पूर्व में आता, पहले आता है, जिसे पृतहंत्या वंश कहते हैं, पृतहंत्या वंश कहते हैं, उसका संस्थापक बिंबसार था। बिंबसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु, उसका पुत्र हुआ उदयन। तो इन्होंने एक दूसरे के अपने अपने पिता को की हत्या कर दी, और इसी वजह से हर्यक वंश को पृतहत्या वंश कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घनानंद को हराने के में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो घनानंद जो इसके पहले नंद वंश चल रहा था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया। वो किसकी मदद से हराया गया? तो कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प दी गई, और इसी वजह से ये घनानंद को हरा पाने में सक्षम हुए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर बी है। तो कौटिल्य, चूंकि कौटिल्य के पिता और कौटिल्य को भी घनानंद के द्वारा काफ़ी बेइज्जत किया गया था, उनका अपमान किया गया था, इसी का बदला लेने के लिए कौटिल्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की प्राप्ति हुई, और उन्होंने इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी शिक्षा दीक्षा दिया, और भिक्षा स्वरूप घनानंद का राज्य छीनने में कामयाब हुए। अब चरक की बात आई है, तो चरक कनिष्क के दरबार में रहने वाले एक चिकित्सक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। अंततः वो अपने जीवन का त्याग संलेखना विधि के द्वारा, यानी कि संलेखना विधि जो अपनाई जाती है वो जैन धर्म में ही अपनाई जाती है। तो इस वजह से संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण श्रवण बेलगोला में त्यागे थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में किसे हराया था और उसकी पुत्री से विवाह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में के युद्ध में हराया, और उस जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अंततः अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इसके अलावा जो सेल्यूकस निकेटर है, इसका ही राजदूत कौन है? मेगास्थनीज है, जो किसके दरबार में रहता था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज ने क्या लिखा है कि तो इंडिका, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक बुक लिखी है, जिसमें कहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? अभी हमने बात किया कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था। उसने किससे दीक्षा ली? तो उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो भद्रबाहु की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? अब तो अभी हमने बात किया था कि वो संलेखना विधि से कहाँ अपने प्राण त्यागे थे, तो श्रवणबेलगोला में उसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरेबिली की बात आई है। तो अरेबिली में आप जानते हैं जो अरविंदो घोष हमारे थे वो राजनीति से संन्यास लेकर अरेबिली आश्रम चले गए थे। और बोध गया की बात करते हैं तो बोध गया में नालंदा विश्वविद्यालय है और यह बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ काफ़ी संग्रहालय भी हैं और स्तूप भी हैं और कह सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय भी था। और तक्षशिला की बात करें तो मौर्य काल में तक्षशिला एक शीर्ष शहर हुआ करता था, जहाँ काफ़ी तक्षशिला विद्यालय भी था और ये पाकिस्तान में अभी पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमित्रघात की उपाधि कौन धारण करता था? तो अमित्रघात किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बिंदुसार किसका पुत्र है? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। और बिंदुसार का पुत्र कौन है? तो अशोक है। अशोक जब शासक बना तो वह कहाँ का शासक था? तो वो उज्जैनी का शासक था। वो तो उज्जैन का अशोक शासक था जब इसने अपना पद धारण किया। कब अशोक ने अपना पद कब धारण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। अशोक कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद ही राज सिंहासन पर बैठा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार ने, हमने शायद आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि जो अशोक गद्दी पे बैठा वो कितने में बैठा? 261 में। ऐसा नहीं है, 261 मैंने 269 में बैठा। 261 की बात करें तो 261 में ये हुआ था, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो इसे आप ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने सीरिया की किस शासक को मदिरा अंजीर भेजा पर दास नहीं भेजा? यानी कि मदिरा अंजीर और दास उसके द्वारा मंगाए गए थे बिंदुसार से। किसके द्वारा मंगाए गए थे? जिसे मदिरा अंजीर तो भेज दिया बिंदुसार ने, मगर कहा कि हमारे यहाँ दासों का व्यापार नहीं होता है। इसी वजह से दास की ये हालत थी, क्योंकि दास को बेहतर तरीके से अपने अपने एक प्रियजन के रूप में रखा जाता था। इस वजह से कि इनका में भी मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एंटियोकस फर्स्ट ने बिंदुसार से मदिरा अंजीर, सूखी अंजीर और दास की मांग की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक कब राजगद्दी पर बैठा? तो अभी अशोक कितने ईसा पूर्व में बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक राजगद्दी पर बैठा। अभी हमने लास्ट में आपको बताया कि 269 में अशोक ने राजगद्दी पर बैठा। तो 269 में अशोक राजगद्दी पर बैठा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी हमने बात किया कि 261 में कलिंग वार हुआ था। तो कलिंग वार 261 में हुआ था और अशोक 269 ईसा पूर्व में अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो अभी गुर्जरा, मस्की और नेत्तूर इन सभी अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। इसके अलावा एक और है जिसका हम कहते हैं उद्गोलम। तो उद्गोलम भी एक इसमें से एक है जिसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। इसे हम किस तरीके से याद कर सकते हैं? तो इसे आप ट्रिक के जैसे ऐसे याद कर सकते हैं। इसे कह सकते हैं गुमनेउ। अगर ये आपने इसे याद कर लिया तो इसी वजह से इसी तरीके से आप याद कर लेंगे, यानी कि इससे गुर्जरा, इससे मस्की, इससे नेत्तूर और इससे
उद्गोलम। उद्गोलम आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है और कई जगह अशोक को प्रिय नाम प्रियदर्शी के नाम से बुलाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के समय कब कलिंग युद्ध हुआ था जिसके बाद अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार किया? तो अभी हम कलिंग युद्ध का बात ही कर रहे थे। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था जिसके बाद अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने हिंसा न करने या युद्ध न करने की प्रण लिया और इसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने धम्म नीति का पालन करना शुरू कर दिया। मेरी घोष की स्थान पर धम्म घोष का नारा इसने दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने किसके रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था? तो अशोक ने आजीवकों के लिए यानी आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के लेख किस भाषा में मिलते हैं? तो अशोक के लेख ब्राह्मी में भी मिलते हैं, खरोष्टी में भी मिलते हैं, अरमाइक में भी मिलते हैं और ग्रीक में भी मिलते हैं, यूनानी में भी मिलते हैं। तो इस तरीके से अशोक और कई कई और लैंग्वेज में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है यानी कि उपरोक्त सभी। इसके अलावा अगर आप अरमाई की बात करें तो शहबाजगढ़ या मंसेरा जितना भी पाकिस्तान के क्षेत्र में है वो उधर से अरमाइक और ग्रीक में लिखे गए हैं। लगभग ज़्यादातर अभिलेख भारतीय जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और कुछ खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस लेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक के चौथे लेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो अशोक के चौथे लेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध का वर्णन किस लेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। हमने बात किया कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 BC यानी कि 261 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। भद्रबाहु की बात करें तो भद्रबाहु ने किसको बौद्ध जैन धर्म की दीक्षा दी थी? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अशोक के रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, अशोक काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। तोसली कलिंग की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 थी, उन्हें क्या कहा जाता था? तो प्रांतों की संख्या जो 5 थी उसे चक्र कहा जाता था। चक्र उन प्रांतों की संख्या 5 थी जिनको चक्र कहा जाता था, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ ग्राम लिखा है तो ग्राम वहाँ के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज के अनुसार प्रांतों का प्रशासन 6 समिति द्वारा चलाया जाता था, उसमें कितने सदस्य होते थे? तो 6 समिति के द्वारा शासन चलाया जाता था, उसमें कितने सदस्य होते थे? तो उसमें सदस्य होते थे 30, यानी प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे और ये 6 समितियां मिलकर प्रशासन को चलाती थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में राजकीय कोषागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में राजकीय कोषागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो सन्निधाता कहलाता था। राजकीय कोषागार का अध्यक्ष सन्निधाता कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका क्या नाम है? उसका नाम इंडिका है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो कौटिल्य की पुस्तक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है। इसके अलावा जो ये राजतिलक यहाँ लिखा है और नागदशक लिखा है। इसी तरीके सिमिलर राजतरंगड़ी किसकी रचना है? तो कल्हड़ की रचना राजतरंगड़ी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को क्या कहा जाता था? तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? तो उसे हम अंतपाल कहते, उसे प्रशासन में अंतपाल कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? तो अंतपाल कहलाता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहते हैं? तो मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहते थे? तो उसे सीता कहते थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सीता कहते थे। दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी लिए गए हैं आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरे देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली औरतों को या महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाती थी उन्हें रूप जीवा कहा जाता था। रूप जीवा कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रूप जीवा कहा जाता था जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाती थी महिलाएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अभी हमने बात किया कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ग्राम का मुखिया कौन कहलाता था? तो ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहते थे? तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो उन्हें गूढ़ पुरुष कहा गया है। जो गुप्तचर होते हैं दो तरीके से होते थे। एक संस्था होते थे और एक संचरा होते थे। संस्था और संचरा होते थे। यानी कि जो संचरा होते थे वो भ्रमण करते ही रहते थे। संस्था जो होते थे वो कहीं एक स्थान पर रुककर गुप्तचर का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका अर्थात मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत को 7 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें किसान, अहीर, कुम्हार वगैरह वगैरह कई सारे 7 लोगों को मेगास्थनीज ने इसमें वर्गीकृत किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को किसने मारकर शुंग राजवंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र शुंग, यानी कि इसके बृहद्रथ के प्रधानमंत्री ने पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। यानी कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। और अगर यहाँ धर्मपाल की बात है तो धर्मपाल की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो धर्मपाल के द्वारा की गई। और धर्मपाल किस वंश का शासक है? तो ये पाल वंश का शासक धर्मपाल है। धर्मपाल पाल वंश का शासक है। अब ये था दोस्तों आपके लिए आज का मौर्य डायनेस्टी से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन, जो हम आपको सीरीज बाय सीरीज हर डायनेस्टी से लेके और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आपको कराते चलेंगे। तो इसका एक हम सीरीज बनाएंगे, जितने भी वीडियो हो सकते हैं उतने हम लाएंगे। इसके लिए आपका इस तरीके से आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा ज्ञान लेकर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों वो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि क्योंकि मौर्य डायनेस्टी से
एक सारे क्वेश्चन रिपीट ही किए जाते हैं। तो ये आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक रिलेटेड ग्रुप हैं उन सब में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ले सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।